पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। पिछली कक्षा में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो पढ़ा था वो वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति में इसके लिए क्या करना होता है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे हम मानेंगे एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। मानेंगे एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, मान लीजिए यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव इसके लंब समद्विभाजक पर इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां हमको वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इसी स्थिति को हम निरक्षीय स्थिति कहते हैं, यानी वह स्थिति जो इसके अक्ष पर ना हो वह निरक्षीय स्थिति होती है। तो हमारा हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यह निरक्षीय स्थिति है, तो हम यही लिखेंगे जो दिख रहा है। माना बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव AB के लंब समद्विभाजक पर मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित है। बस सीधा सीधा समझ में आ रहा है, यही लिखेंगे, लिख लीजिएगा आप यही। माना वैद्युत द्विध्रुव, माना बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव AB के लंब समद्विभाजक पर उसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही निरक्षीय स्थिति है, ठीक है। यह निरक्षीय स्थिति है। अब हम करेंगे क्या कि चलिए प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। ये प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू, ठीक है। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो कैसे होगी, ध्यान दीजिए। आपको बताया गया है बिंदु P पर इस माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश की ओर होगी। पीछे ही हमने बताया था कि हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस आवेश की ओर होती है, अब प्लस आवेश से दूर होती है। तो माइनस आवेश की ओर होगी और यहाँ प्लस आवेश से थोड़ी दूर होगी। क्लियर है? लिखने वाली बात आप खुद लिख लीजिएगा, मैंने बोला है। अब इससे दूर होगी। मान लीजिए इस माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E1 है और इसके कारण हम मान लेते हैं E2, तो अब लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ध्यान दीजिए। माइनस कारण हमने बोला है तो E1 बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब Q/r²। तो Q/ में ये डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये दूरी देखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई L/2L मानी जाती है, तो यह L हो जाएगा, यह भी L हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये लंब है, तो ये R, ये L, तो यह क्या दूरी होगी, √r² + L²। इधर भी होगा √r² + L²। पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो, ठीक है। यह राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, इधर भी समकोण त्रिभुज है, तो आधार ये लंब हो गया, तो कर्ण होता है करड़ी में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं r² +
एल स्क्वायर इसका होल वर्ग, दूरी का वर्ग। ठीक है, इसकी दिशा क्या होगी एक बार लिख लेते हैं। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसकी दिशा जो है P से A की ओर, P से A की ओर, है ना। देखिए P से A की ओर इसकी दिशा है। चलिए दूसरा हम लिखते हैं, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको E2 हमने माना है, इसको हमने माना है E2। चलिए E2 लिखते हैं। E2 बराबर फार्मूला वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान अंडर रूट का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाए तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। इसकी दिशा किधर है भाई, B से P की ओर, B से P की ओर। अब हम देखेंगे कि E1, चूँकि E1 तथा E2 के मान बराबर हैं, परंतु दिशा भिन्न भिन्न है। ठीक है, परंतु दिशा भिन्न भिन्न है। अतः बिंदु P पर E1 व E2 को AB के लंबवत तथा समांतर घटकों में वियोजित करने पर, देखिए अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि E1 और E2 के वैल्यू बराबर है। E1 E2 के वैल्यू बराबर, लेकिन इनकी दिशाएं बराबर नहीं हैं। तो हम करेंगे क्या कि E1 और E2 को घटकों में वियोजित करेंगे, लंबवत और इसके लंबवत। ये AB है, AB के लंबवत घटक क्या होगा, यह होगा और यह होगा, और यह समांतर घटक हो गया। तो देखिए, तो मान लेते हैं इधर इनका परिणामी E है, और देखिए E1 को घटकों में वियोजित करेंगे, E1 को अगर घटकों में वियोजित करेंगे तो क्या होगा, इधर इसको ये मान लीजिए कोण थीटा है, भी कोण थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा आपका, ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये थीटा कोण बनाता है, इधर से थीटा कोण बनाता है, तो ये भी आपका थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो जिससे कोण लगा होता है उसे कास कहते हैं। तो इसे घटकों में वियोजित करेंगे तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा, 36 घटक हो गया समांतर वाला, इससे E1 का घटक, ध्यान दीजिए मैं अलग से भी बता दे रहा हूँ ऐसे। थीटा, ये भी थीटा। देखिए अगर यह समांतर रेखा है और ये भी इसके समांतर, तो यह थीटा होगा तो यह भी थीटा होगा, यह थीटा तो यह भी थीटा, आप ऑलरेडी समझ पा रहे हो। तो अगर इसको हम E1 कहते हैं तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा, और यह E2 हमारा है, देख रहे हैं इसी को मैंने बनाया है, बस यही ये हमारा बिंदु P है इधर ऊर्ध्वाधर। तो E1 cos थीटा यहाँ पे हो जाएगा E1 sin थीटा, और यहाँ पे
इस E2 के कारण तो E2 साइन थीटा, जिससे कोण लगा होता है उसे कास थीटा घटक मानते हैं, जिससे कोण नहीं लगा होता है उसे साइन थीटा। तो देखो ये है इस वाले का, देखिए इस इतने पार्ट का देखिए, तो ये कोण इससे लगा है तो यह हो जाएगा E2 कास थीटा, और यह हो जाएगा हमारा E1 का साइन थीटा, क्योंकि कोण नहीं लगा है। यहाँ पे कास थीटा, यहाँ वाला साइन थीटा, ठीक है। यानी यह E1 साइन थीटा, यह E2 कास थीटा। चलिए अब इतना घटक कर दिए, तो हम देख रहे हैं कि जो लंबवत घटक है करने पर लंबवत घटक E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त करते हैं। यह एक दूसरे को निरस्त करते हैं, मतलब कैंसिल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि E1 E2 की वैल्यू बराबर है, आपने यहाँ पे देखा है E1 E2 की वैल्यू बराबर है, तो ये साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, तो ये 1 साइन थीटा E2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तथा ये जो समांतर घटक है क्षैतिज घटक जुड़ जाते हैं। जो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, जो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। चलिए बोला गया है कि यह जो क्षैतिज घटक है जुड़ जाते हैं, एक तरफ एक ही दिशा में है इसलिए जुड़ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, E बराबर, ध्यान दीजिए, E बराबर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। चूँकि हम जानते हैं E1 बराबर E2, इसलिए E बराबर, अगर मैं E1 या E2 की जगह पे अगर E1 रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, क्या कितना हो जाएगा, 2E1 cos थीटा। ओके, क्योंकि अगर मैं E1 E2 की जगह पे E1 रख दूँ तो ये भी E1 cos थीटा, ये भी E1 cos थीटा, तो दो ठो E1 cos थीटा हो गया, दो ठो E1 cos थीटा लिख दिए। आप E2 भी रख सकते हो, दोनों की वैल्यू तो बराबर है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो मैं ऊपर का मिटा देता हूँ, यह आप जल्दी से नोट कर लीजिए, ये मिटा देता हूँ, ये नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो E बराबर यहाँ पे हम लिखते हैं E बराबर 2। E1 की वैल्यू क्या थी, याद करिए, E1 की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये तो थी E1 की वैल्यू। E1 की वैल्यू मैंने रख दिया cos थीटा। चलिए cos थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, चूँकि यहाँ हम लिख देते हैं, चूँकि cos थीटा बराबर, यहाँ से देखिए किसी भी त्रिभुज में आप देखेंगे तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार यल है, हमेशा यल है, देखो इधर इस वाले में भी देखो तो यल, इसमें भी देखो तो यल है, तो यल। कर्ण क्या है, हमेशा कर्ण दोनों त्रिभुज में कर्णी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यही वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, cos थीटा की वैल्यू है L बटा में कर्णी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो देखो E इक्वल टू
ये 1/4πε0 या ε0 पहले लिख लीजिए, 2L3 को एक साथ लिखिए। देखिए यह r² + L² के पावर में 1/2 घात है और यहाँ पे r² + L² है, तो ये एक घात और आधा घात जुड़ जाएगा तो क्या होगा, r² + L² के पावर 1/2 घात और एक को जोड़ेंगे तो 3/2 घात हो जाएगा। समझ पा रहे हो लोग? देखो ये पूरा घात एक है, ये करड़ी का मतलब 1/2 घात। तो भाई गुणा होता है तो पावर ऐड कर देते हैं, तो मैंने ऐड करके लिख दिया। अब E बराबर, यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे, चूंकि r बहुत बड़ा है L से, इसलिए r² भी बहुत बड़ा होगा L² से, अतः L² को छोड़ने पर, L² को हम छोड़ देंगे तो r² + L² की जगह पे हम लगभग r² ही लिखेंगे। तो चलिए E बराबर हमारा हो जाएगा 1/4πε0 2L3, लिख देते हैं, चूँकि P बराबर 2L3 होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2L3, तो 2L3 की जगह पे P हमने लिख दिया, P बटा में इसकी जगह पे मुझे क्या लिखना है, r², इसका पावर 3/2, ठीक है। तो क्या होगा, पावर 2 पावर से 2 कट जाएगा, बटा में है, ये ऊपर है, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, पावर कट जाएगी। तो E बराबर क्या बचेगा आप बताइए, 1/4πε0 P बटा में R के पावर क्या आएगा, 3। यह है वैद्युत द्विध्रुव कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने। इसी प्रकार आप सवाल लगाएंगे तो निकालेंगे और इसका इस्तेमाल भी करेंगे न्यूमेरिकल लगाने में। इसकी दिशा हम लिख लेते हैं, दिशा जो दिख रही है, दिशा किधर है, देखिए E की दिशा किधर है, -Q की तरफ, यानी +Q आवेश से -Q आवेश की ओर, इसकी दिशा है ये, इसकी दिशा +Q आवेश से -Q आवेश की ओर है। वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो, ताकि धीरे धीरे अपने कुछ टॉपिक को कवर करते रहें। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।